कश्मीर हमेशा अमन को चाहता आया है और हमेशा अमन को ही चाहेगा। हमें नॉन वायलेंस से ही ये जंग जीतनी है। We want आज़ादी from Pakistan sponsored drugs. इसलिए आज मुसाफा करना न करना ही सनत है। इसलिए जब नबी ने बात फरमाई तो हम क्यों न करें। ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक अलग अंदाज़ के साथ रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं शाहीन महाजन आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में होगा सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और नौजवानों के उमूर से मुतल्लिक बहस व मुबाहिसा। आएंगे हम आप ही के बीच, पूछेंगे आप ही से सवाल, सामने लाएंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप ही के ख़यालात। नाज़रीन, आपको मैं बताते चलूँ कि पिछले प्रोग्राम में कुछ सवाल रह गए थे और हमने आपसे वादा किया था कि उन पे फिर से हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम फिर से हाजिर है वही पाक जगह पे जहाँ पे हमने प्रोग्राम छोड़ा था। नाज़रीन, चार शरीफ की रूहानी फ़ज़ाओं से हम आपसे मुखातिब है। वाकई में यहाँ पे रूहानियत का एहसास होता है। नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। क्या आपके ख़याल में सियासी अमल को फ़ौरी तौर पर शुरू करने की ज़रूरत है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर राज को जारी रखना चाहिए? सियासत ज़रूरी है हर जगह, क्योंकि हमारे जो इस्लाम में भी सियासत ज़रूरी है। अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल चल रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे इलेक्शन ज़रूरी जल्दी करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे हुकूमत की बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हर एक इंसान गवर्नर के पास नहीं पहुँच सकता है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे इलाके का MLA हो या कोई मिनिस्टर हो, इसलिए हमारी पब्लिक के लिए यहाँ पे इलेक्शन जल्द होना चाहिए, ज़रूरी है, तो ताकि यहाँ पे हुकूमत बने, यहाँ पे फिर भी सरगर्मियाँ चालू हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर अभी पॉलिटिकल प्रोसेस ज़रूरी है, इलेक्शंस के लिए तैयारी होनी चाहिए। गवर्नर राज रखना कम्प्लीटली ठीक नहीं है। हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। आज यहाँ गवर्नर राज चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी जो है वो तो पंचायत राज है। क्या हर ज़िले में, हर सतह पे पंचायत राज है? अभी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ अभी सरपंच का इलेक्शन नहीं हुआ है, पंच का इलेक्शन नहीं हुआ है। पहले वो होना चाहिए, उसके बाद यहाँ ज़रूरी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन पहले वो इलेक्शन होना चाहिए। BDC का इलेक्शन होना चाहिए, DDC का इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि दैट अभी सरपंची पंचायती इलेक्शंस बहुत सारी जगहों पे नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि जो इससे पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, मुर्मू साहब, तो गवर्नमेंट ने उन्होंने इसलिए लाया कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल वैक्यूम, लाइक यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस या पार्लियामेंट इलेक्शंस, उनके लिए वो पॉलिटिकल वैक्यूम भरने के लिए लाया था, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में सफलता उनको नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि जो मनोज सिन्हा जी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको मुकर्रर किया, मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न यही है, बिकॉज वो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और रिसेंटली उनको एक अवार्ड भी मिला, ऑनेस्ट एक MP एक उनको अवार्ड मिला। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही चीज़ यहाँ पे मनोज सिन्हा जी को यहाँ पे लाया कि यहाँ का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो फिर से भर जाए, और अभी इस टाइम की ज़रूरत है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम फिर से भर जाए, यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक ग्राउंड में जो डेमोक्रेसी फिर से लाई जाए, और वो इस समय की नीड है। तालीमी निज़ाम एक इंटेलेक्चुअल हब कैसे बन सकता है? J&K में अगर तालीमी याफ्ता की बात की जाए तो यहाँ पे रोज़ बरोज़ हालात के ख़राब होते और बाकी सारे मसाइल की वजह से तालीमी याफ्ता पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। मैंने इससे पहले भी 4G की बात की थी और अब भी 4G की बात कर रहा हूँ कि अगर
4G यहाँ पे रेस्टोर किया जाए, और अगर ऐसी नामसाइद हालात रहे तो कम से कम लोग घरों में पढ़ सकते हैं, बच्चे घरों में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ के हालात को देखकर 1 साल से इंटरनेट जो बंद पड़ा है उससे जो एजुकेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ गई है। यहाँ के बच्चे आगे आने के बजाय वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे दी गई नहीं है। और यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। टेक्निकल बोर्ड की बात की जाए तो टेक्निकल बोर्ड में कोई पॉलिसीज़ नहीं है, यानी कि हर एक बोर्ड जो है यहाँ पे उसकी जो पॉलिसीज़ है वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से CBSE NIOS का सिस्टम चल रहा है, CBSE में जिस टाइप की एजुकेशन चल रही है, उसी तरह में JK बोर्ड भी उन पॉलिसीज़ को अपनाए, ताकि यहाँ का यूथ थोड़ा आगे सोचे, थोड़ा CCA एक्टिविटीज़ में आ जाए, तो इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगी। मैम ने जो क्वेश्चन पूछा, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। ओके, मेरे जो स्पीकर है यहाँ पे दूसरे, वो बता रहे थे कि CBSE का सिलेबस लाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। दैट्स क्वालिफिकेशन एंड दैट्स जस्ट द सिलेबस। एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. If you have just drank your cup of tea and threw that cup of tea in the backyard, that means that you are not educated. If you have the qualifications with you, so first of all you have to make this kind of a difference in your mind setup. So ये बात है कि education and intellectual, what is the difference and what is the relation between these two things? सो यही है कि मतलब हमने कन्फाइन किया हुआ है रियल एजुकेशन को हमारी क्वालिफिकेशन के साथ। कोई PhD स्कॉलर है, कोई पोस्ट डॉक है, मतलब इट डजंट मीन दैट ही इज एजुकेटेड इन द रियल सेंस। ओनली द मैन ऑफ रियल एजुकेशन विल कैन क्रिएट चेंजेस एंड मेक चेंजेस इन योर सोसाइटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस डिफरेंस इन टू योर हेड। जी, सब कुछ हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें जो ख़वातीन हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बराबर एज़ कम्पेयर टू जो मैन है। हदीस में भी है कि जो माँ की गोद है, मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। और जब वो माँ एजुकेटेड होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि वो आगे जाके अपने बच्चे को कैसे एजुकेट कर सकती है। तो ये सब कुछ हमारे माइंड सेट पे है। जब तक हमारा माइंड सेट हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लड़का अगर नूर है तो लड़की नूरिस्तान है। लड़का अगर एक घर का चिराग है तो लड़की 2 घरों की चिराग है। दोस्तों, औरत की तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर लड़का तालीम हासिल करता है तो ये एक नस्ल तक महदूद रहता है, और अगर लड़की तालीम हासिल करती है तो ये बहुत नस्लों तक महदूद रहती है। शुक्रिया। क्या कश्मीरी नौजवानों के साथ कोई इस्तेसाल हो रहा है? मैं इस सवाल का ऐसा जवाब देना चाहूँगा। मैं बोलूँगा कि अगर मैम ने जो सवाल किया बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मैं बोलूँगा कि हमारे साथ डिफरेंशिएट हो रहा है। डिफरेंशिएट हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है प्रॉपर, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है। अगर हम एजुकेशन के लिहाज से देखें, हमारे बाहर के स्कूल्स कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस है, यहाँ पे वो हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर हमारा नौजवान 4 बजे के बाद उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, घर में बैठता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। अगर हम कंपेयर करें दिल्ली के नौजवान के साथ या दूसरी स्टेट्स की नौजवान के साथ कश्मीरी नौजवान को, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। दे हैव लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। उनके पास 4 स्कूल कॉलेज के बाद बहुत कुछ करने को है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के नौजवान के पास ऐसा कुछ नहीं है। वो स्कूल जाएगा, ट्यूशन लेगा, उसके बाद वो घर पे है, उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाता है। कश्मीर के नौजवानों के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर मैं गुजर बकरवालों की बात करूँ, सबसे पहले ऊपर जो जा रहे हैं, जो गर्मी के मौसम में जंगलों में रहने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ बाल बच्चे जो होते हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है खुले आसमान के नीचे हो रही है। और जो उनको पढ़ाने वाले टीचर जो होते हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं होती है, वो खाली एक मामूली टेंट में रहते हैं रात को। ये इस्तेसाल नहीं है तो और क्या है। कश्मीरी नौजवानों के साथ हमेशा से इस्तेहाल होता आ रहा है। हमारी जो मतलब बेरोज़गारी है यहाँ पर, जहाँ की यूथ सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से परेशान है। मुझे बोलिए इस कश्मीर में आज तक किस नेता ने कश्मीर के लिए रोज़गार की बात की है, जवानों के लिए रोज़गार की बात की है? शायद आज से पहले 1 महीना आपने सुना होगा, ऐलान सुना होगा, और फार्म भी निकले हैं। आज फार्म भर रहे हैं, सारे जवान भर रहे हैं।
25,000 और ऐलान होने वाला है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बन रही है, लेकिन पिछली तरह नहीं वोट बैंक पॉलिसी नहीं बनेगी। जो सरकार है वो अपने मुद्दे पे कायम और दायम है और काम हो जाएगी इंशाल्लाह। रही सवाल कश्मीरी जवानों के साथ, नौजवानों के साथ ये इस्तेसाल क्या हो गया, मैं तो ये बोलूँगा कि वी लॉस्ट ओवर 3 जनरेशन फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स। मैं ये कहूँगा कि झूठे वादों से, वो आज़ादी के ख्वाब से, पाकिस्तान के ख्वाब से हमने 30 जनरेशन खोए हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इस्तेसाल आज हमारे साथ हुआ ये यही हुआ कि हमें झूठे ख्वाब दिखाए गए और लास्ट पे हमें गिलानी साहब का रेजिग्नेशन मिला। उससे ज़्यादा बड़ा इस्तेसाल हमें कोई नहीं आज तक मिला। थैंक यू। मेरा सवाल है, अगर अमन होगा तो सयाहत भी परवान चढ़ेगी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर कोई मंदिर जाए वहाँ अमन होगा, मंदिर जाए। अगर कोई गिरजाघर जाए अमन होगा, गिरजाघर जाए। अगर घर में अमन नहीं होगा सारा वातावरण बिगड़ जाए। इसलिए अमन ऐसा चीज़ है जो हर एक मर्ज का दवा है। अमन तो ज़रूरी है, अमन के बगैर कोई चारा है नहीं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। कश्मीर में अगर हम अमन की बात करेंगे तो अमन किस तरह कायम हो सकता है? अमन को हम खरीद नहीं सकते हैं, अमन को हम दूसरे मुल्क से कॉपी करके नहीं ला सकते हैं, अमन को हम आसमान से बरसा के नहीं ला सकते हैं, अमन को हम ज़मीन में बो के उगा नहीं सकते हैं। तो कहाँ से ला सकते हैं ये अमन? अमन हमारे हाथों में खुद है। पत्थर का जवाब पत्थर से ना दो तो पत्थर का जवाब किस तरह से देना चाहिए? पत्थर का जवाब मुस्कुराहट से देना चाहिए, तब अमन कायम हो सकता है। नारों का जवाब डंडों से मत दो, नारों का जवाब सलाम से दो। किसी का घर जलाने से अमन पैदा नहीं होता है, बल्कि किसी का घर आबाद और किसी का घर बसाने से अमन पैदा होता है। किसी को मारने से नेशन मिटा सकते हैं, किसी को मारने से हम दिल का वो जो हुबली बातें निकाल सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें नहीं, हमने अमन की बात की। जब तक अमन कायम नहीं हो जाएगा हर एक जगह, तब तक कुछ नहीं हो जाएगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। इसलिए हमने अमन की बात की। बाकी मारने मिटाने की बात हमने नहीं की। हमने सिर्फ ये बोला कोई किसी के दिल से कोई कुछ नहीं निकाल सकता विदाउट अमन। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि सब कहते हैं कि अमन से ये होगा, डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी, एजुकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सब कुछ होगा। बट सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा वो अमन आएगा कैसे। और अगर हम इस पे बात करें, पीस इन कश्मीर लाइज इन द माइंडसेट ऑफ कश्मीरी पीपल। दैट मेरा सवाल है, हम फ़िक्री नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज़ करके अपने तालीमी निज़ाम को कैसे मजबूत बना सकते हैं? दरअसल जो अभी मतलब नौजवान नस्ल है कश्मीर की, तो उनको अगर देखा जाए तो तालीम का जो असल में वैल्यू है वो आम यूथ को, मतलब कॉमन यूथ को पता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये बात भी सच है कि 10 में से 2 बंदों को पता है, यानी कि 100 में से 20 या 10 बंदों को पता है कि तालीम की कौन सी कदर है। तो उसकी जो मतलब बेसिक वजह है वो ये है कि मतलब फैमिली फ्रीडम है, और जो मतलब पेरेंट्स का प्रेशर जो है, पेरेंट्स उनको फ्रीडम देते हैं। तो थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहिए ताकि उनको जो मतलब आज की जो यूथ है उनको द वैल्यू ऑफ स्टडीज़ उनको पता चले। तो उसके बाद जो है यही एक मतलब मेरे ख्याल से, मेरी राय के मुताबिक यही एक ख़ास वजह है, मतलब यही एक ख़ास तवज्जो हो सकता है जो कि हम मरकूज़ करके अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 की बदउनवानी में इजाफा हुआ है या कोई कमी आई है? मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि ये जो 5 अगस्त के बाद जो हमसे प्रोमिसेस डिलीवर किए गए थे, मैं बोलूँगा कि कुछ सतहों पे हमें वो प्रोमिसेस मिले, लेकिन हमें कुछ सतहों पे नहीं मिले। लेकिन हमें इस चीज़ को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ओवरनाइट चीज़ें बदलती नहीं है, हर एक चीज़ में समय लगता है। हम इंतज़ार करेंगे, जो हमारे साथ प्रॉमिसेस किए गए हम उनका इंतज़ार करेंगे, और उम्मीद है कि पॉजिटिव चेंज आएगी कश्मीर में, कश्मीरी नौजवानों की ओर। शुक्रिया।
5 अगस्त के बाद इधर मलिक साहब आए थे गवर्नर, उन्होंने करप्शन के खिलाफ कदम उठाया था, लेकिन उसको 6 महीने नहीं टिकने दिया इधर। 5 अगस्त के बाद करप्शन में, बदउनवानी में कोई फ़र्क नहीं आया। जो बड़े बड़े जो थे करप्ट, उन पर कोई हाथ नहीं उठाया। इधर दोहरी चाल अपनाई गई, हिंदुस्तान में एक और इधर एक। इधर करप्शन वालों पर कोई हाथ उठाया नहीं गया। अगर हाथ उठाया गया होता तो पूरा कश्मीर खुश होता कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनके खिलाफ बदउनवानी का केस कोई नहीं है दर्ज। थैंक यू। बात उठी है करप्शन की, तो मैं अगर दो लेवल्स होते हैं, एक होती है स्टेट लेवल और दूसरी होती है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से मतलब जो सेंटर की गवर्नमेंट है बहुत पॉजिटिव तरह से अगेंस्ट जाती है करप्शन की ओर, और बहुत सारे करप्टेड बंदों को मतलब पकड़ा गया और उनको अपनी अपनी सज़ा मिल रही है। और लेकिन अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारा करप्शन पड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि J&K बैंक स्कैम है या वो भी स्कैम था, लेकिन अभी भी उन जैसे करप्टेड डिपार्टमेंटों में जो करप्टेड बंदे थे तो उनको अभी तक भी कोई सज़ा नहीं मिली है। बहुत अच्छा सवाल मैडम ने यहाँ पे किया 5 अगस्त के बारे में। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा बदकिस्मती थी। जिस दिन ये 370 और 35A को ख़त्म किया गया है, स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया, इससे बढ़कर बदकिस्मती जम्मू कश्मीर के लिए क्या होंगे। जो एक स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया, एक गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, इससे बढ़कर कौन सी बदकिस्मती है यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बदकिस्मती का दिन है। ये दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तक हम इस स्टेट का दर्जा वापस नहीं लाएंगे तब तक ये हमारे लिए बदकिस्मती का दिन है। जैसे मैंने पहले भी बोला था भाई, 370 और 85 की बात बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ खत्म हो चुका है पिछले सदियों से, 70 दहाइयों से खत्म हो चुका है, फिर उसको जिंदा करना है। आप क्या करना चाहती हो? नंबर वन स्टेटहुड हमारा हक है, वो आएगा वापस। मैं बोल रहा हूँ वो आएगा वापस, हमारा हक है, हम उस हक को लेके रहेंगे। बाकी 370 और 35 से बार बार इस चीज़ पे टिप्पणी करना, बात करना, मुझे नहीं लगता है हम अपना मतलब टाइम ज़ाया कर रहे हैं। देखिए, हम तब इंटीग्रेट हुए थे हिंदुस्तान के साथ जब हमने एक्सेशन पे साइन किया था। और दूसरी चीज़ है, जब 370 हटने के बाद हम अब ऑफिशियल तरीके से हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए, क्योंकि जब 370 यहाँ पे हट गया। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल में एक ही चीज़ था कि जो 370 है, हमें नहीं पता था ये टेम्पोरी प्रोविजन था। अगर ये टेम्पोरी था तो हट गया पहली बात, और इसमें मुझे लगता है कि कुछ रहा नहीं था जिस पर हम मातम मनाए। मेरा सवाल है, ये हम सभी जानते हैं कि झील डल कश्मीर की जान है। पिछले 2 सालों से यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है इससे यहाँ की मईशत पे कितना असर पड़ रहा है? यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री डिमोलिश की गई है ड्यू टू टेररिज्म। इसलिए जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम बोलेंगे यहाँ डिफेंस करेगा मतलब फोर्स नहीं, ये सिर्फ फोर्स के ऊपर आयद नहीं है, मेरे ऊपर भी आयद है। अगर मैं देश की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वतन की बात कर रहा हूँ, पहले मुझे इस चीज़ पे कंपेल होना चाहिए कि भैया मुझे इसके खिलाफ लड़ना ही लड़ना है। जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक टूरिज्म डेवलप नहीं हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो टूरिस्ट को ऐसा कर सकते हैं कि वो उनको कंपेल करेंगे आने के लिए, उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंटेन करेंगे। रही बात टेररिस्ट की, टेररिस्ट ने आज तक कभी किसी टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुँचाया। टेररिज्म ऐसा है जहाँ पे सिर्फ कश्मीरियों की मौत हुई है और कश्मीरी ने किसी को नहीं मारा है। टेररिज्म में ही कश्मीरी मरे हैं, इसका जवाब हम देंगे, और कोई नहीं मारा है। और रही बात टूरिज्म की, टूरिज्म अगर गवर्नमेंट चाहे वो इतना डेवलपमेंट ला सकती है कि बिजबिहाड़ा में क्या टूरिस्ट नहीं मरे क्या? वहाँ कौन मरा? वहाँ टूरिस्ट 20 लोग नहीं मरे क्या? वहाँ टूरिस्ट मरे जब कश्मीरियों को ही अलाउड, वहाँ टूरिस्ट मरे ड्यू टू टेररिज्म। जब कश्मीरियों को ही अलाउड नहीं है बाहर जाने को तो टूरिस्ट कश्मीरी घूम रहे हैं, क्यों नहीं? हम कौन जाना चाहते हैं? बोलो ना, कौन जाना चाहते हैं? अगर आज तक किसको परमिशन चाहिए? किसको परमिशन चाहिए? कहाँ जाना चाहते हैं? हमारा देश विशाल देश है, कहाँ जाना है? बोलो कहाँ जाना है? टेररिज्म पिछले इतने सालों से, मुझे लगता है मेरे बचपन से टेररिज्म चल रहा है। जब टूरिस्ट आ रहे थे तब तो वो सेफ थे। बिटिया ये आप छोटी हो, मैं बोलूँ जो हिंदुस्तान वो देश है, यहाँ कहीं बंदिश नहीं है, कहीं बंदिश नहीं है। उनको अनसेफ घूमोगा किसने रोका? वो अनसेफ खुद अपने दिमाग की वजह से हो गए। जो कल हमारा जेसी शहीद हो गया, क्या वो मारता नहीं था क्या? जब आती है तो कल हमारा जेसी शहीद हो गया।
कितने ज्यादा इनोसेंट कश्मीरी मरे हैं। आप छोड़िए टूरिस्ट। मेरे बेटी, मैं इतना आपको बोलूंगा, जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का मरा है, कश्मीर का मरा है, हिंदुस्तान का मर रहा है। हम अपने कश्मीर की बात कर सकते हैं। अपने हिंदुस्तान का ऑटो टंक है। मेरे लिए कश्मीरी मर रहा है। ये मत बोलो कश्मीर, ये हिंदुस्तान का ऑटो टंक है। ऑटो टंक होता तो हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये मत बोलो। दिल्ली का मरे, कश्मीर का मरे, हिंदुस्तानी मरता है, शहीद हिंदुस्तानी मरता है, हिंदुस्तानी शहीद हो रहा है। ऑटो टंक होता तो इंसिक्योरिटी भी नहीं होती। बात टूरिस्ट की है, ठीक है, और टूरिस्ट पहले सेफ था। अगर वो चाहे वो आ सकते हैं एंड दे आर मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट कश्मीरी माने जाते हैं अपनी मेहमान नवाजी के लिए। शिकवा इस बात का है कि अगर ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ टेररिज्म है, वो है, इनको बढ़ावा देना है टेररिज्म में, हमें ये डरा रहे हैं। ये मैसेज टीवी पर जा रहे हैं, पूरे मतलब अक़वाम के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर के लिए मैसेज नहीं है, भारत के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज जा रही है। अगर कश्मीरी होकर हम ऐसी बात करेंगे, आएगा कौन यहाँ फिर हमारे पास? बिल्कुल। जबकि हकीकत में टेररिस्ट और टूरिज्म ये टू डिफरेंट वेज है। यहाँ पर कभी सवाल ही नहीं हुआ। मैं टेररिज्म की कंडेम करता हूँ, मैं खुद, क्योंकि इस्लाम में भी जायज़ नहीं है टेररिज्म। यहाँ पर हम कश्मीरी हैं, हमारे जो फौजी हैं यहाँ, लास्ट मंथ में फौजी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कश्मीरी जवानों ने क्या अपने बाजू पेश नहीं किए खून के लिए? क्या 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 लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी हवा चली, यहाँ पर वो अमरनाथ यात्रा जारी थी, तो ऐसी हवा चली कि सड़कें सुनसान थी। क्या हमने कश्मीरी में जिसको हम तहर बता रहे हैं, जो खाना हमने घरों से बनाया और खिलाया उनको, क्या ये एक मैसेज अच्छी नहीं थी कि आ जाओ, हम वो लोग नहीं है जो आपके दुश्मन है? कश्मीरी कभी भी इंसानियत के दुश्मन रहे नहीं है। कश्मीरी दुनिया में वाहिद कौम है जो मानी जाती है। जब भी कोई हमारे यहाँ घरों में आता है तो हम इसको घर में ले जाते हैं। किस गांव की मिसाल दूं, किस शहर की मिसाल दूं जहाँ पर हमने टूरिस्टों को अपने घरों में ना रखा? ये मैसेज गलत मत दो। जी, जैसे कि इन भाई साहब ने बोला कि दैट टेररिज्म की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या, ये तो बस बहाने ले रहे कि टेररिज्म। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1947 से लेके अभी तक जितने भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स थे वो कश्मीर से ही थे, कोई जम्मू का नहीं था। आप मुझे बताइए आज तक जम्मू में डेवलपमेंट है कि कश्मीर में डेवलपमेंट है? जम्मू देखो, जम्मू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बिकॉज यही है कि दैट टेररिज्म की वजह से कश्मीर पीछे हो गया। एक बात, अब अगर आप डेवलपमेंट की बात करो, डेवलपमेंट क्या क्या नहीं हो गया एब्रोगेशन के बाद? आप मुझे बताओ, जो श्रीनगर का फ्लाईओवर है वो तो इससे पहले कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? तो आज के डीसी साहब ने उन्हें विद इन नो टाइम कंप्लीट किया। मैं आपको यही बोलूँगा कि टेररिज्म की वजह से टूरिज्म आपका ठप है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट आना नहीं चाहता है, तो रीजन वही है जनाब। थैंक यू सो मच। सुबह से अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हर एक चीज़ को हम नेगेटिव ले रहे हैं कि टेररिज्म से हो रहा है, टेररिज्म से हो रहा है, टेररिज्म से हो रहा है। अगर हो रहा है टेररिज्म से सब कुछ, अगर एजुकेशन में यही हिंड्रेंस है, टूरिज्म में यही हिंड्रेंस है, डेवलपमेंट में यही हिंड्रेंस है, हर एक चीज़ में यही हिंड्रेंस है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगर हम लेंगे तो 47 से एनकाउंटर चल रहे हैं। आप मुझे बताओ वो कौन सा दिन है जिस दिन एनकाउंटर नहीं चल रहे? एनकाउंटर हो जाए तो कश्मीरी मर जाता है, एनकाउंटर हो जाए तो फौजी लोग मर जाए, ये हमारे भाई, वहाँ से पत्थर आए तो इंसान मरता है, यहाँ से पत्थर आए तो इंसान मरते हैं। इसको खत्म करने के लिए, इस टेररिज्म अगर आप बोल रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए दोनों जो ये हिंदुस्तान या कश्मीरी लोग हैं, हम हिंदुस्तान, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही? इस प्लेटफॉर्म पे बात क्यों नहीं हो रही? इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही कि अमन हम कायम कर सके, जिससे हमारी डेवलपमेंट हो जाए? तोसमादान बडगाम का एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन उसको हर हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, उसको डेवलप वहाँ से नहीं किया गया है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर लोग जा सकते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं और यहाँ की इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन वहाँ की ओर लोग जाने से कतराते हैं। वहाँ के रोड ख़राब है, वहाँ से जंगलात से जंगली जानवर आग करके लोगों पे हमलावर भी हो सकते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर वो जाए, उस चीज़ को डेवलप किया जाए ताकि आने वाले वक्त में यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट हो और यहाँ के जो ये सारी प्लेस से लोग भी न जाने। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी कश्मीर आए थे। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दी थी। यहाँ पे वो 80 करोड़ सिर्फ नाम है। रोज किसी ना किसी की जान जाती है। आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन आना चाहेगा और गवर्नमेंट किस चीज पे इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे?
अगर आपको 370 के बाद भी सड़कों की प्रॉब्लम है तो 370 से पहले आप क्या कर रहे थे? कि मैं यही कहूंगा कि एक ही सोल्यूशन है, जब तक यहाँ पे गन कल्चर, वायलेंस, टेररिज्म खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। 377 हटने से राजन का चला किसी के हाथ में नहीं है, बस वहाँ से आए यहाँ तरक्की करें। मेरे गांव में बीडीसी रहता है, उसके पास 10 रुपए अकाउंट में नहीं है तो आपके पास 30 लाख रुपए आए, ये कौन से अलग अलग अकाउंट्स है? दो अकाउंट रखे हैं अपने सरपंचों के अलग, मतलब बीजेपी के जो हो गए उनके अलग अकाउंट्स है, जो लोकल बॉडीज है उनका अलग अकाउंट है क्या? वो फ्रस्ट्रेट हो गए और आप देख भी रहे हैं कि सुसाइड लेवल कितना बढ़ चुका है लॉकडाउन में। मुझे लगता है 70-80%। नहीं, आज रोटी, कपड़ा और मकान, उससे इन तीनों चीजों से पहले इंटरनेट आता है। नौजवानों को जो है वो आगे आने के लिए तैयार होने चाहिए अंदर से। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, कागज की नाव सदा चलती नहीं। नाज़रीन, हर प्रोग्राम का एक मुकर्रर वक्त होता है, बस उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आज के प्रोग्राम की इस कड़ी को यही समेटते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर हाजिर होंगे क्योंकि कुछ सवाल रह गए, उन सवालों पे फिर से चर्चा करेंगे। अगर कोई राय या तजवीज़ हो इस प्रोग्राम को लेके तो आप हमें इस पते पे इरसाल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, इंस्टा, इसकी सारी डिटेल्स हमारे इस स्क्रीन पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। खुदा हाफिज़।